आधे घंटे हो जाए ना। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में वेलकम करता हूं। हम लोग पेपर 1 के यूनिट 4 में, जो आपका अंतिम यूनिट है पेपर 1 का, उसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और यह रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक का तीसरा भाग है। पिछली कक्षाओं में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के भाग 1 तथा भाग 2 में रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार किया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। मैंने रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों के बारे में बताया था। आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक, जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। तो हमने विभिन्न चरणों में पढ़ा था। डीएनए को पृथक करना, पृथक करने के बाद डीएनए का पाचन करना, पाचन करने के बाद जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है, और उसके बाद क्या करते हैं, डीएनए को जो है प्लाज्मिड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं प्लाज्मिड में, उसको ऐड करते हैं, उसके साथ संलग्न करते हैं और फिर किसी होस्ट सेल में उसका स्थानांतरण करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के पाचन के बारे में। तो डीएनए का पाचन जो होता है किसके द्वारा होता है? आपका रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा क्या होता है, डीएनए टुकड़ों टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम जैविक चाकू भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए को विभिन्न टुकड़ों में क्या होता है, बांटता है। और एक विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के विशेष स्थलों पर काटता है और उसे पृथक पृथक खंडों में बांटता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक चाकू भी कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था जैविक चाकू या मॉलिक्यूलर सीजर, जैविक कैंची कहते हैं, आणविक कैंची। कैंची का काम क्या होता है, काटना। वैसे ही आपका जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वह क्या करता है, डीएनए को टुकड़ों में काटता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब तक लगभग 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें प्राप्त हो चुके हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के विशेष क्रम को पहचानते हैं और उस स्थल पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो खंड विशेष को न्यूक्लियोटाइड के
विशेष क्रम को पहचानते हैं तथा खंडित करते हैं। करते हैं। तो जैसे आपका एक डीएनए हो गया, अब यहाँ क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो एडेनिन जो है ग्वानिन के साथ, थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है, और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, जोड़ा बनाता है। तो इस प्रकार से जो है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला डीएनए में क्या होती है, उपस्थित होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है वह डीएनए के विशेष स्थलों को पहचानता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रम में वो क्या करता है, काट देता है, ठीक है, या खंडित कर देता है। एक विशेष क्रम को पहचानता है और उसको क्या करता है, खंडित करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, इको R1, ये क्या है, एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या जैविक चाकू डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड क्षार के जिस क्रम को पहचानता है, जिस श्रृंखला को पहचानता है, उसे क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो देखते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक क्रम। वैसे क्षार जो विपरीत क्रम में, अपोजिट क्रम में पढ़ने में क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोमिक क्रम कहे जाते हैं या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो वैसे न्यूक्लियोटाइड क्रम, न्यूक्लियोटाइड क्षार का डीएनए में क्रम जो 5वें छोर से तीसरे छोर और तीसरे छोर से 5वें छोर पढ़ने में क्या है, समान है। देखिए उदाहरण आपको देता हूं, GAATTC। अब एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसका क्या होगा, तो देखिए GAATTC। अब यहाँ क्या होगा, आपका G होगा, यहाँ क्या होगा, A होगा, यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ T है और C है। अब देखिए आपका ये 5वां छोर हो गया और ये तीसरा छोर हो गया और यह क्या हो गया, यह 5वां छोर हो गया और क्या होगा, ये तीसरा छोर हो गया। तो डीएनए की जो लड़ियाँ होती हैं, ये जो डीएनए की लड़ियाँ होती है, डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है क्योंकि इसमें 2 लड़ियाँ पाई जाती हैं, 2 हेलिक्स पाए जाते हैं। तो जो आपस में क्या होते हैं, समानांतर नहीं होते, असमानांतर होते हैं। असमानांतर इसलिए कि एक कड़ी का 5वां से तीसरा छोर और दूसरे कड़ी का तीसरा से 5वां छोर युग्म बनाता है, जोड़ा बनाता है।
तो यहाँ देखिए 5वां से तीसरा छोर और यहाँ जो है 5वां से तीसरा छोर, इसका 5वां छोर है और यहाँ इसका तीसरा छोर है, यहाँ इसका तीसरा छोर है, यहाँ इसका 5वां छोर है, इसलिए डीएनए की कुंडली क्या हो गई, असमानांतर हो गई। अब जैसा कि बताया था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, 5वें छोर से तीसरे छोर और 5 आपका दूसरे अपोजिट छोर से पढ़ने पर क्या होती है, उनके क्रम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ है GAATTC। अब इधर से पढ़ें आप GAATTC, तो विपरीत दिशा में पढ़ने पर भी क्या हो रहा है, समान प्रकार के क्रम आपके आते हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार के डीएनए के क्रम को खंडित करता है, तो आपको याद रखना चाहिए ये क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जो विपरीत दिशा में पढ़ने पर भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और यह एक लड़ी में नहीं है, यह डीएनए की पहली लड़ी में उपस्थित है और डीएनए की दूसरी लड़ी जो है उसमें क्या है, आपका क्रम उपस्थित है। तो जब इस प्रकार के क्रम हो तो इन्हें क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसको खंड खंड में क्या करता है, पृथक करता है। GATTC और यहाँ है आपका GAATTC। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बताया आपको इको आर आई, मैंने बताया था आपको कि इसका नामकरण जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, उसमें पहला जो अक्षर होता है यह वंश को, जीनस को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अगला जो 2 अक्षर है वह जो है उसकी जाति को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो क्या होगा, ई कोलाई का एस्चेरिचिया कोलाई, ई से क्या होगा एस्चेरिचिया, CO से क्या होगा कोलाई, और आर जो है स्ट्रेन को, अलग अलग एक ही जीवाणु के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं तो उस स्ट्रेन को निर्देशित करता है। और यह जो है, जो रोमन में मैंने 1 लिखा है, यह जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के खोज के क्रम को निर्देशित करता है। अभी जो एंजाइम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड क्रम को डीएनए में पहचानते हैं और खंडित करते हैं। तो यह जो आपका जो इको आरआई है वह G तथा A के बीच में क्या करता है, खंडित करता है। आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए की एक लड़ी को खंडित नहीं करता है, दोनों लड़ी को क्या करता है, खंडित करता है। तो G और A के बीच क्या होता है, ये काटता है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, इसको काटा और काटने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है, G है, G है और यहाँ C T T A A। ठीक है, ये कट के क्या होगा, अलग हो गया और यहाँ से क्या होगा, ये क्या होता है आपका अलग हो जाता है। तो आपका एक ऐसे क्या होगा, खंड आपका बन जाता है। तो प्रत्येक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा विशेष सतह पर क्या करता, काटता है। तो अब हमको क्या मिलता है, खंडित होने के पश्चात डीएनए क्या होते हैं, अलग अलग खंड क्या होते हैं, हमको मिल जाते हैं। अलग अलग खंड क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। अभी अलग अलग खंडों को, जो अलग अलग खंड डीएनए को प्राप्त हुए, इन अलग अलग खंडों को एक प्रक्रिया होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो जो ये क्या हो गए आपके डीएनए के खंड हो गए, डीएनए के खंड, डीएनए के खंड।
अब डीएनए खंड को पृथक कैसे किया जाता है? इसको पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के पश्चात ये डीएनए के खंड को क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। इसे पृथक करने के पश्चात, अब आपने पृथक कर लिया और पृथक करने के पश्चात इनका क्या किया जाता है? इनको रंजित किया जाता है। डीएनए के खंड को रंजित किया जाता है, रंजित किया जाता है, रंजित किया जाता है। और इसके लिए कौन सा रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें जो रंजक होता है वह होता है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? ETBR कहते हैं। क्या कहते हैं? ETBR। तो इसकी सहायता से हमें रंजित करते हैं। अब देखिए, मेन उद्देश्य क्या है आपका? डीएनए को खंडित करना, खंडित करने के बाद डीएनए के खंडों को पृथक करना, उसके बाद उन्हें रंजित करना। मेन उद्देश्य क्या है? आप जिस जीन को निकालना चाहते हैं डीएनए से, उसके लिए इतनी सारी प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है। तो आपको वांछित जीन जो है, आप किसी वांछित जीन को आप क्या करते हैं? दूसरे होस्ट सेल या मेजबान कोशिका में स्थानांतरित करना चाहते हैं, और वैसी मेजबान कोशिका में स्थानांतरित करना चाहते हैं जिसमें जो है वह जीन जो है उसकी अनेक प्रतिलिपि बने, एप्लीकेशन के द्वारा उसकी अनेक प्रतिलिपि बने, जिससे उसे क्या होगा? बहुत बृहद मात्रा में उसके उत्पाद क्या हो? आपको प्राप्त हो। तो मेन हमारा उद्देश्य जो है यही है कि जो है वांछित जीन जो है उसको कैसे आपको पृथक करना, कैसे पहचानना। तो वांछित जीन को पहले आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए पहले हम क्या करते हैं? डीएनए को कोशिका से पृथक करते हैं। और इस तकनीक के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। डीएनए को आपने पृथक किया, पृथक करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया? आपने उसको खंडित किया, खंडित करने के बाद क्या किया? उन खंडों को आपने पृथक किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और पृथक करने के बाद क्या करते हैं? डीएनए के खंड को क्या करते हैं? हम रंजित करते हैं। और रंजित करने के लिए जिस रंजक का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड या ETBR। तो आपने उस जीन को पहचान लिया जिसकी आपको क्या है? आपको आवश्यकता है। अब इस जीन को क्या चाहिए? इस जीन को आपको बहुत सारी प्रतिलिपि बनानी है। अब प्रतिलिपि बनाने के लिए ये जो जीन जो है, ये क्या हो गया? आपका जीन आपको प्राप्त हो गया। अब इस जीन को क्या करते हैं? इस जीन को प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं? संलग्नित करते हैं। किसके साथ संलग्नित करते हैं? प्लाज्मिड के साथ। क्योंकि जो मेजबान कोशिका है, जो मुख्यतः बैक्टीरिया हम लेते हैं, या आप फंगस कवक भी ले सकते हैं, जैसे ईस्ट जो होता है उसको भी ले सकते हैं। तो जो उनका जो जीवाणु का जो अतिरिक्त जो गुणसूत्र होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है। तो मुख्य गुणसूत्र के अलावा जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका में होती है, जिसकी संख्या 50 तक हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड।
तो प्लाज्मिड में आप इस जीन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इस जीन को प्लाज्मिड में जोड़ेंगे और जब प्लाज्मिड में यह जीन जुड़ जाता है तब दूसरे मेजबान कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। तो ये जीन जो है ये किसके साथ संलग्नित होता है, प्लाज्मिड के साथ संलग्नित होता है। प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड के साथ संलग्नित होता है। प्लाज्मिड के साथ संलग्नित होता है। अब इसको संलग्नित कर दिया तो प्लाज्मिड क्या है आपका, यहां तक है। प्लाज्मिड जो है वृत्ताकार डीएनए होता है। जो अतिरिक्त मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ जीवाणु में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ, अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। तो यह अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ जो है उसे क्या कहते हैं, हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। क्या होता है, वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए होता है। यहां भी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड क्षार का क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड के साथ क्या किया आपने, इसको संलग्नित कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ ये आपका प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के साथ जो है आपका वांछित जीन जो है क्या होता है, संलग्नित हो गया। यह है आपका वांछित जीन है। क्या है, वांछित जीन। तो वांछित जीन प्रतिजैविक प्रतिरोधी हो सकता है, या आपका बहुत सारे ऐसे जीन जिसके उत्पाद की कोई मेडिकल इंपॉर्टेंस होती है, जिसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, या प्रोटीन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या एंजाइम की तरह उपयोग में लाया जाता है। जैसे इंसुलिन जो है मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो इंसुलिन के जीन को इसके साथ संलग्नित किया जाता है। अब जो संलग्नित हो गया इसको क्या कहते हैं, मेजबान कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। क्या करते हैं, मेजबान कोशिका में स्थानांतरण, कोशिका में स्थानांतरण, स्थानांतरण करने के पश्चात इसकी बहुत सारी प्रतिलिपि प्राप्त होती है। उस प्रतिलिपि से हम अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो हम आज टॉपिक की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।